मुद्रा। एक बार ओंकार, फिर सहनावतु। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रतिज्ञा। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। विश्व में योग का पताका फैलाऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं मेरी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। धन्यवाद। सभी को पुनः प्रणाम। शोध अनुसंधान या अनुसंधान अभिवृत्ति चल रही है और इसमें अभी तक हम अनुसंधान का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसके कारक और उसके टाइप्स और स्टेप्स, सब स्टेप्स तथा पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म को पढ़ चुके हैं। आज हमने जो लास्ट जो शॉर्टली अनुसंधान के जो टाइप्स पढ़े थे उन्हें आज से डीपली पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, उससे पहले लास्ट कक्षा का थोड़ा रिवीजन रहेगा। मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने होगी, विजिबल है आप लोगों को? जी सर। जी सर। हमने पॉजिटिविज्म पहले पढ़ लिया। पोस्ट पॉजिटिविज्म मुख्यतः कल का टॉपिक था और उसमें यदि देखें हम तो जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो 19th सेंचुरी के बाद आया। लगभग ये कहेंगे 20th सेंचुरी जो 20वीं शताब्दी में की शुरुआत में आया ये सिद्धांत। और ये अर्थ विषयक तकनीकी है। तो मुख्य रूप से जो उत्तर प्रत्यक्षवाद है वो पूर्ण निश्चितता की बजाय प्रोबेबिलिटी यानी संभावना की बात करता है। जैसे कि हमने देखा था कि जो पॉजिटिविज्म है वो एब्सोल्यूट सर्टेनिटी की बात करता है, तो वहीं पे जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो प्रोबेबिलिटी की बात करता है। हम ये कहें कि जो पॉजिटिविज्म है वो रियलिटी बेस्ड है, तो वहीं पर जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो क्रिटिकल रियलिटी बेस्ड है। ठीक है, हमने लास्ट कक्षा में इसे देख लिया था। अब जो ऊपर जो पॉजिटिविज्म पढ़ा था उसके प्रतिपादक कौन थे, कौन बताएगा? उसका सिद्धांत किसने दिया? अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे। तो इसी तरीके से जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है इसका सिद्धांत आपके सामने कार्ल पॉपर नाम के साइंटिस्ट ने दिया। इन्होंने कहा, इन्होंने बोला कि विज्ञान भी अपने आप में सत्य नहीं होती, क्योंकि पॉजिटिविज्म कहता है कि जो विज्ञान की धुरी पे खरा उतरता है वही सत्य है। जो विज्ञान के नियमों के अनुसार जांचा जा सके वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। जो 5 सेंस ऑर्गन से देखा और महसूस किया जा सके, अवलोकन किया जा सके जिसका, वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। लेकिन कार्ल पॉपर कहते कि विज्ञान भी अपने आप में सत्य नहीं होती। तो द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी इनकी बुक 1934 में
इन्होंने एक्सप्लेन किया, फाल्सिफिकेशन के मेथड को एक्सप्लेन किया। तो फाल्सिफिकेशन के सिद्धांत या फाल्सिफिकेशन की थ्योरी कौन लेके आया? कार्ल पॉपर। तो ये क्या थ्योरी है, ये क्या कहती है फाल्सिफिकेशन की थ्योरी, मेथड ऑफ फाल्सिफिकेशन? ये कहता है कि इस थ्योरी के अनुसार हर थ्योरी सत्य मानी जाएगी जब तक उसे फॉल्स प्रूफ न कर दिया जाए। अब आप ये कहो कि जो मनीषा जी ने जो सिद्धांत दिया है वो गलत है, उसे हम इस तरीके से गलत नहीं कह सकते जब तक उसे गलत सिद्ध न कर दिया जाए। चाहे वो गलत है, लेकिन अगर वो सिद्ध नहीं हो रहा तब तक वो सही ही माना जाएगा। जिस तरीके से कोर्ट में निर्दोष व्यक्ति को दोषी साबित कर दिया जाता है और उसे फिर सजा दी जाती है, तो जब तक दोषी व्यक्ति या फिर जो निर्दोष व्यक्ति था उसका जो दोष था वो सिद्ध नहीं हो जाता या निर्दोष सिद्ध नहीं हो जाता कि ये निर्दोष है, तब तक वो सजा से नहीं बच सकता। इसी तरीके से कोई भी सिद्धांत यदि आता है, कोई भी नियम दे दे और जब तक उसे झूठ ना साबित किया जाए तब तक किसी को गलत नहीं कहा जा सकता। इसी तरीके से कोई भी थ्योरी। सर आपने ये पोस्ट पॉजिटिविज्म के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम कार्ल पॉपर बताया ना? हाँ, वो इस थ्योरी को लेके आए और इन्होंने ही पोस्ट पॉजिटिविज्म की सिद्धांत पे ज्यादा सर मैंने वो पिछले साल के नोट्स पढ़े थे, राहुल सर ने जो बनवाए थे हमसे, तो उसमें वेवर लिख रखा है सर। वेवर? हाँ जी सर। नहीं, वेवर तो नहीं इसमें। आप एक बार चेक कर लीजिएगा सर। उसे देख लेंगे, कोई बात नहीं। बाकी कुल मिलाकर के इन्होंने फाल्सिफिकेशन का सिद्धांत दिया कार्ल पॉपर ने, और इन्होंने पोस्ट पॉजिटिविज्म के ऊपर कार्य किया। उनका यहाँ चर्चा की जा रही है, तो उन्होंने क्या क्या बोला, और ऊपर अगस्त कॉम्टे जो है वो पॉजिटिविज्म के ऊपर कार्य किया उन्होंने। तो इन्होंने कहा कि जब तक कोई थ्योरी अनप्रूफ न सिद्ध कर दी जाए या फॉल्स सिद्ध न कर दी जाए तब तक वो गलत नहीं मानी जाएगी। कोई भी थ्योरी या लॉ ऐसा नहीं हो सकता जो यूनिवर्सल एप्लीकेबल हो, अर्थात कोई नियम या सिद्धांत कोई ऐसा आ जाए जिसे पूरे ब्रह्मांड में वही सिद्धांत चलता हो। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं हो सकता। ये कार्ल पॉपर अपनी इस मेथड ऑफ फाल्सिफिकेशन थ्योरी में या इस प्रिंसिपल में, सिद्धांत में बोल रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि सिर्फ फैक्ट्स एंड टेस्ट के अनुसार जो ज्ञान हुआ उसे ही सत्य नहीं कहा जा सकता। केवल जो फैक्ट्स हैं और जो टेस्ट किए गए उसी के आधार पे जो ज्ञान हो रहा है, केवल उसे ही सत्य नहीं कहा जा सकता। उससे अलग, उससे इतर भी ज्ञान जो होता है वह भी सत्य होता है। ठीक है, इवन मेथड्स लाइक जजमेंट, इंट्यूशन, बिलीव्स एंड फेथ कैन आल्सो बी हेल्पफुल इन क्रिएटिंग नॉलेज और थ्योरी। जबकि होता क्या है कि जो जजमेंट, इंट्यूशन और बिलीव्स तथा जो हमारे फेथ्स हैं वो भी नई नॉलेज की, ज्ञान की खोज के लिए या ज्ञान की सिद्धांत को बनाने के लिए सहायक हैं। ये भी ज्ञान को उत्पन्न करते हैं, जबकि वहाँ पॉजिटिविज्म इन सब चीज़ों को नकार रहा था। तो उत्तर प्रत्यक्षवाद के अनुसार कोई भी इंडिविजुअल किसी रियलिटी के पास नहीं जा सकता। इसके अनुसार ये नहीं है कि पूरी तरीके से रियलिटी पे चला जाएगा, और हर थ्योरी में वाइजेस अर्थात कमियां होती हैं। कोई भी थ्योरी ऐसी नहीं होती कि पूरी तरीके से बिना कमियों से रहित हो या उसमें अशुद्धता ना हो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी होती है। इसलिए सत्य तक पहुंचने के लिए मल्टीपल पर्सपेक्टिव जैसे बहुत से दृष्टिकोणों से होकर गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के व्यक्ति या रिसर्चर सत्य तक पहुंच पाएगा।
होता क्या है, जब कई थ्योरीज मिलकर एक नई थ्योरी बनाएंगी तो वह थ्योरी सत्य के करीब होगी। बहुत सारी मल्टीपल थ्योरीज मिलकर के एक नई थ्योरी बना देती है, तब उसे हम कह सकते हैं कि ये सत्य के करीब हो सकती है या होगी, उस पर विश्वास रखा जा सकता है। तो उत्तर प्रत्यक्षवाद मानता है कि चाहे कोई वैज्ञानिक हो या सामान्य पुरुष, सामान्य व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, कोई भी फैक्ट का पता करके जनरलाइज कर सकता है। यदि कोई भी किसी फैक्ट को पता कर दे तो उसे वो जनरलाइज कर सकता है। ये पोस्ट पॉजिटिविज्म का सिद्धांत कहता है। पोस्ट पॉजिटिविज्म argues that by combining empirical comments with logical reasoning, ये empirical comments के साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग, जो तार्किक अभिवृत्ति है, रीजनिंग है, उस पे को भी मानता है। अर्थात कहें हम कि जो निश्चितता वाला सिद्धांत और जो संभावनाओं वाले सिद्धांत, दोनों को ये एक्सेप्ट करता है। मैंने ये पहले भी बताया था कि ये विरोधी नहीं है उसका। पोस्ट पॉजिटिविज्म थ्योरी का विरोधी नहीं है, बल्कि उसका एक परफ्यूम और रिफाइंड फॉर्म है, उसी की एक परिशुद्ध अवस्था है। ठीक है, तो पोस्ट पॉजिटिविज्म एम्पेरिकल कमेंट्स प्लस लॉजिकल रीजनिंग दोनों आता है उसमें। पोस्ट पॉजिटिविज्म बिलीव्स दैट, क्या विश्वास करता है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग एंड एक्ट ऑफ साइंस। यहाँ आर्ट लिख गया, ये एक्ट ऑफ साइंस है, जो साइंस का कार्य है, और जो सोच है उसमें कोई अंतर नहीं होगा। उत्तर प्रत्यक्षवाद मानता है कि साइंटिफिक मेथड में भी एरर होती है, वो भी कमी होती है उसमें। ठीक है, उसके बाद हमने इनमें दोनों में पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म में डिफरेंट देखा कि क्या डिफरेंस है। तो हमने पाया कि जो पॉजिटिविज्म है वो पूर्णतः मेनली क्वांटिटेटिव थ्योरी पे काम करता है, सैद्धांतिक नहीं, मात्रात्मक थ्योरी पे काम करता है। ठीक है, वहीं जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव, बट मेनली क्वालिटेटिव। मैंने बताया यदि ऑप्शन में क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव आता है दोनों, तो आपका आंसर वो होगा, नहीं तो आपका आंसर क्वालिटेटिव होगा अगर वो ऑप्शन नहीं आता तो। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है और ये सब्जेक्टिव है। ये कर्ता के विचारों पे आधारित भी है और ये साइंस बेस्ड पूरी तरीके से साइंटिफिक, और ये ह्यूमनिस्टिक। इसमें दया, करुणा, भाव आदि भी को भी महत्व दिया जाता है। उसके आधार पे यदि कोई व्यक्ति, जैसे कि हमने देखा है कि हॉस्पिटल्स में एक ऐसे भयंकर मरीज जो कि इनकी बचने की कोई संभावना नहीं होती, तो डॉक्टर अपना काम बेशक कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें नहीं लगता कि ये पेशेंट बचेगा। उधर दूसरी तरफ उसके परिवारजन ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं भाव के साथ। तो क्या परिणाम आता है कि वो पेशेंट एक इतनी क्रिटिकल सर्जरी से गुजर रहा था कि उसका बचना संभव नहीं था। उस पर डॉक्टर भी सरप्राइज हो जाते हैं कि ये कैसे संभव हो गया, कि ये बच कैसे गया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं साइंस बेशक दूसरी एनर्जी को नहीं मानती, लेकिन वहाँ किसी ऐसी एनर्जी ने काम किया, वो पोस्ट पॉजिटिविज्म की थ्योरी मानती है। ठीक है, उसके साथ साथ एक्सपेरिमेंटलिस्ट ये होता है पूरी तरह, इससे पहले रियलिस्टिस्ट होता है, ये पूर्णतः निश्चितता पर आधारित, और ये क्रिटिकल रियलिस्टिक यानी निश्चितता पे भी होता है और उसके साथ साथ जो भाव के द्वारा या संभावनाओं के द्वारा, जो लोगों के अनुभवों के द्वारा भी उसे भी एक्सेप्ट करता है। ये एक्सपेरिमेंटलिस्ट होता है और ये इंटरप्रिविस्ट होता है। इसका मतलब है सभी की सोच अलग अलग है तो परिणाम भी अलग होगा। वास्तविक वैसे भी देखा जाए, जो क्वालिटेटिव है उसमें हर व्यक्ति की सोच के आधार पर उसकी वर्डिंग होगी, उसके जुबान से शब्द निकलेंगे। इसी तरीके से साइंस भी देखा जाए, इसको अनप्रूव करने के लिए या गलत साबित करने के लिए वहाँ उसका नेगेटिव पॉइंट या लिमिटेशन आया था
कि एक ही रिसर्च को अलग अलग व्यक्ति करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट आएगा अवश्य। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था लास्ट कक्षा में। अब तक हम इतना पढ़ चुके हैं, आशा है आपको यहाँ तक क्लियर है। आज जो उससे पहले मैं क्वेश्चन करूंगा कि टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम, आप लोग टाइप करिए, पहले टाइप करिए कौन कौन से, उनके नेम्स टाइप करिए। क्वेश्चन दोबारा बोलिए प्लीज। टाइप ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम, परिणाम के आधार पे अनुसंधान के प्रकार, उनके नेम टाइप करिए और फिर ठीक है, वेरी गुड। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम, परिणाम के आधार पर रिसर्च के प्रकार कितने थे? 2। नंबर 1 फंडामेंटल रिसर्च, नंबर 1 फंडामेंटल रिसर्च। ऊपर हमने केवल नाम सुना था इसका, इसके बारे में व्याख्या, इसके बारे में ये क्या करती है, किसे कहते हैं, कहाँ काम करता है, इसका सिद्धांत क्या है, ये कुछ नहीं पढ़ा था। अब हम इसके बारे में विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। तो फंडामेंटल रिसर्च, जिसका नाम मौलिक, मूलभूत या विशुद्ध अनुसंधान, इसे बेसिक और प्योर रिसर्च भी कहते हैं। इसको क्या बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च नाम से भी जाना जाता है। यदि क्वेश्चन बनता है कि विच काइंड ऑफ रिसर्च या फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ऑल्सो बेसिक रिसर्च, तो आपका आंसर होना चाहिए फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, इसका मतलब क्या है? क्या है ये मौलिक अनुसंधान? अनुसंधान का वह वर्ग, यानी वह टाइप या वह वर्ग जिसका उद्देश्य मूलभूत नियमों अथवा सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है, मौलिक अनुसंधान कहलाता है। मूलभूत नियम, एक ऐसे मूलभूत नियम बनाता है ये वाली रिसर्च, या फिर अथवा ऐसे कुछ सिद्धांतों को बनाती है प्रतिपादित करती है मूलभूत नियमों को, जो कि एक लंबे समय तक जिनकी वैधता रहे और जो चलेंगे, ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन इस रिसर्च में किया जाता है। जैसे न्यूटन के गति के नियम हैं, जो न्यूटन ने जो गति के नियम दिए हैं कि किसी दीवार पे या किसी पदार्थ पे जितना फोर्स लगाया जाता है उतना ही फोर्स वह वस्तु भी हमारी ओर लगा रही होती है। ठीक है, तो ये नियम पूरी तरीके से सत्य है और अभी तक ये लंबे समय तक मूलभूत ऐसे सिद्धांत, ये जैसे आइंस्टीन गुरुत्वाकर्षण बल के नियम आदि हो गए हैं कि किसी भी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जाए तो वो नीचे की तरफ आती है, इसका गुरुत्वाकर्षण है या गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा होता है। तो आदि ऐसे नियम जो बनाती है, या ऐसे नियम या ऐसी खोज कहें, यहाँ पे रिसर्च न करके खोज वाला वर्ड आ रहा है, आविष्कार वाला वर्ड लिया जाएगा, तो वो मेनली कौन सी रिसर्च में होता है? फंडामेंटल रिसर्च में। ठीक है, अब ये कह सकते हैं कि यह अनुसंधान मात्र ज्ञान की वृद्धि के लिए किया जाता है। एक्चुअली रिसर्चर अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाना चाहता है, इसीलिए इस अनुसंधान को कर रहा है। इस रिसर्च में रिसर्चर की कोई ऐसी फीलिंग नहीं होती या ऐसी कोई मानसिकता नहीं होती कि वह इसका किसी लक्ष्य को या किसी चीज को प्रूफ या अनप्रूफ करना चाहता हो। ऐसा कुछ नहीं चाहता, वो सिर्फ अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहता है, उसकी अपनी जिज्ञासा है, उसको निरंतर वो दूर करना चाहता है। इस वजह से वो उस रिसर्च को करता रहता है। उसका कोई ऐसा टारगेट नहीं होता कि मुझे ये चीज प्रूव करनी है और या ये चीज अनप्रूव करनी है। प्रूफ हो या अनप्रूव कुछ भी हो, वो बस करता रहता है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, बस देखता रहता है। यानी एक प्रकार की हम ये कह सकते हैं कि आप मूवी देख रहे हो, मूवी में एक ऐसी जिज्ञासा रहती है कि अब विलेन क्या कर रहा है,
हीरो क्या कर रहा है, ये सब हम ऐसे देखते रहते हैं। हमें ये कुछ नहीं रहता कि हमें ये प्रूव करना है कि विलेन भारी पड़ेगा, हीरो भारी पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। क्या हो रहा है सामने, बस हम उसका अध्ययन करते रहते हैं। तो इस अनुसंधान को अनुसंधान करता अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, फिर बात आ रही है लौट के, वो अपने ज्ञान के लेवल को बढ़ाने के लिए अथवा अपनी जिज्ञासा, उसकी जो ईगरनेस है, उसकी जो डिजायर्स है, उनको दूर करने के लिए इसे करता है। तो ये अनुसंधान, फंडामेंटल अनुसंधान अर्थात मौलिक अनुसंधान कब किया जाता है, ज्ञान के स्तर को बढ़ाने के लिए और जिज्ञासा या इच्छाओं को दूर करने के लिए। ठीक है, इसका लक्ष्य किसी चीज को प्रूफ या अनप्रूफ करना बिल्कुल भी कतई भी नहीं है। ठीक है, अभी तक समझ में आया है? जी सर। May or may not have practical application at the present and future time. इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एक व्यवहारिक उपयोग वर्तमान और भविष्य में हो सकता है और न भी हो सकता है, क्योंकि वो बस कर रहा है अपने उसके हिसाब से कर रहा है। या तो वो किसी के लिए उपयोगी सिद्ध हो जाएगी और ना भी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। यानी आप हो कि आप कुछ ना कुछ करते जा रहे हो, आप कुछ खोजते जा रहे हो, यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से वहाँ, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, आप सिर्फ करते जा रहे हो। आपका कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है कि मुझे ये करना है, या ऐसा कुछ टारगेट नहीं है कि मुझे ये प्राप्त करना है, बस आप कर रहे हो ज्ञान की वृद्धि के लिए। तो वो निश्चित नहीं है कि वो चीज आपको कुछ ऐसा खोज दो कि जो समाज के लिए उपयोगी हो और न भी हो। यदि हो सकता है कुछ ऐसी खोज हो जाए कि जो कि समाज के लिए, पब्लिक के लिए काफी उपयोगी साबित हो, और हो सकता है कुछ ऐसा खोज ना हो। ठीक है, तो फंडामेंटल स्टडीज आर यूजुअली एप्लीकेबल इन ए वाइड रेंज ऑफ केस। ये विस्तृत क्षेत्र, ज्यादातर उस कंडीशन में ये एक्सेप्टेबल होती हैं, ये एप्लीकेबल होती हैं, उपयोगी होती हैं। ये जो रिसर्च होती है या ऐसी जो स्टडीज होती हैं, वो ज्यादातर बड़े एरिया पे एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है, इट हैज नो लिमिट ऑफ टाइम। इसकी टाइम की कोई लिमिट नहीं होती। व्यक्ति क्योंकि अपने ज्ञान की जिज्ञासा को दूर कर रहा है, बस वो अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए कर रहा है इसे। इसका कोई लक्ष्य नहीं है ना कि मतलब मुझे ये सिद्ध कर देना है। जैसे हम इसका लक्ष्य निर्धारित कर लें कि जी उत्तराखंड में ही बादल क्यों फटा, तो हमारा लक्ष्य है कि जी हमें ये जानना है, इसका कारण जानना है कि वो बादल वहीं क्यों फटा, दूसरी जगह क्यों नहीं ये केदारनाथ वाली घटना हुई। तो वहाँ हमारे सामने उसका लक्ष्य है, लेकिन यहाँ इसका कोई लक्ष्य नहीं है। तो उसका जो लक्ष्य है उसके लिए टाइम भी निर्धारित होगा, इसके लिए कोई टाइम निर्धारित नहीं होता। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि किस रिसर्च के लिए टाइम लिमिट नहीं होती। तो आपका आंसर क्या होगा? फंडामेंटल। जी बिल्कुल। अब फंडामेंटल रिसर्च ऊपर क्लियर हो चुकी है। मेनली आप ये समझ लीजिए कि इसमें क्या हो रहा है, नई खोज, कोई ऐसी चीज कि जो खोज करी लेकिन उस लक्ष्य बना करके नहीं करी, बस ऐसे ही कर रहे हैं जी, चलते जा रहे हैं, या फिर जमीन को खोदते जा रहे हैं, देखा कि एक सोने का मटका निकल आया। लक्ष्य नहीं था कि मटका निकालना है या कुछ निकालना है इसमें से, हम तो ऐसे ही खोद रहे थे जी। ये मेरा मन कर रहा था, मेरी जिज्ञासा थी कि मैं इतने फील्ड को खोदूं। ये खोद रहा था, देखा कि उसमें स्वर्ण मटका निकल आया। ठीक है, तो ये था फंडामेंटल रिसर्च। अब आता है अप्लाइड रिसर्च। जो अप्लाइड रिसर्च, व्यवहारिक अनुसंधान, तो इसे ये कौन सा होता है? ऐसे अनुसंधान जिनका उद्देश्य फंडामेंटल रिसर्च से प्राप्त सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए किसी सामाजिक अथवा व्यवहारिक समस्या का समाधान करना होता है, व्यवहारिक अनुसंधान कहलाता है।
कुल मिलाकर के जो रूल एंड रेगुलेशन ऊपर जो बन गए, जो ऊपर जो खोज हो गई, कुछ नियम या थ्योरीज जो ये वाली जो ऊपर वाली फंडामेंटल रिसर्च में जो इन्वेंशन जिनका हो गया, अब उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे उन प्राप्त सिद्धांतों का प्रयोग हो रहा है, उसे जीवन में यूज करके देखा जा रहा है। ठीक है, और उस समय जो देखा जा रहा है वहां पे क्या क्या जो समस्या आती है व्यक्ति की, सामाजिक अथवा व्यवहारिक समस्या का समाधान करना होता है, उन्हें यूज करते हुए जो जो दिक्कत आएंगी, फिर उस नियम को फॉलो करते वक्त उन समस्याओं का समाधान करना ही अप्लाइड रिसर्च कहलाया जाता है। या फिर ये कहें हम कि अप्लाई मतलब उसको उतारना जीवन में या फॉलो करना, वहां इन्वेंशन हो गया, यहाँ उसे अप्लाई कर लिया गया। ठीक है, तो ये अप्लाइड रिसर्च हो गया। लेकिन अप्लाई तो कर लिया, अब वो किसके लिए सही हो रही है साबित और किसके लिए गलत हो रही है और क्या क्या दिक्कत आ रही है लोगों को, उन की खोज करके उन समस्याओं को दूर करना इस अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत आता है। अभी क्लियर हुआ है ये? जी सर। गुड। अब Yes, पर्पज ऑफ अप्लाइड रिसर्च, इसका पर्पज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य फाइंडिंग ए सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम। इमीडिएट प्रॉब्लम, कोई ऐसी तीव्र एंड कहें क्विक प्रॉब्लम जो आ गई है सामने, कोई ऐसी समस्या, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। जैसे हम ये कहें कि किसी कंपनी के सामान की बिक्री पिछले वर्ष से कम हुई, यह बिक्री कम क्यों हुई, इसका पता लगाना ही अप्लाइड रिसर्च है। अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत आ जाता है कि ये बिक्री क्यों कम हुई, यानी कि रूल रेगुलेशन बने हुए थे उस अपनी कंपनी के कि यहाँ ये नियम फॉलो होना है, वो कर्मचारी उसी नियम को फॉलो किया उन्होंने, फिर भी जो प्रोडक्ट पिछले इस साल अच्छे बिके लेकिन उससे अगले साल प्रोडक्ट की बिक्री कम हुई। तो इस टाइप की रिसर्च, उसका पता लगाने के लिए अप्लाइड रिसर्च की जाती है। तो ये कह सकते हैं कि यह रिसर्च अधिकतर कौन कौन से फील्ड में होती है अप्लाइड रिसर्च? सोशल साइंस, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज। ठीक है, आर्ट के क्षेत्र में, कलाओं के, और सामाजिक विज्ञान और मानवता आदि, मानवता विज्ञान जो भी है, इन क्षेत्र में ये वाली रिसर्च की जाती है। इसमें समय का प्रतिबंधन होता है। ऊपर वाली में कोई समय का प्रतिबंधन नहीं था क्योंकि वो लक्ष्य नहीं लेके चल रहे थे। यहाँ पे व्यक्ति के सामने एक लक्ष्य होता है कि क्यों हुई, वो भी क्या, बिक्री कम, ये ढूंढना है उन्हें, ये प्रूफ अनप्रूफ करना है, इन्हें प्रूफ करना है, उसके बारे में फाइंडिंग करनी है। लेकिन उसका जो लक्ष्य था उसमें उनका लक्ष्य कुछ फाइंडिंग करना नहीं था, सिर्फ ज्ञान के स्तर को बढ़ाना और अपनी जिज्ञासा और इच्छा को शांत करना था। ठीक है, जी सर। इसलिए उसमें कितना भी समय ले सकता है, रिसर्चर लगा रहता है अपने आराम से, क्योंकि उस पर कोई प्रेशर नहीं है, उसकी कोई वो नहीं है, वो अपने आराम से करता है। समय का प्रतिबंधन इसलिए वहाँ होता है, नहीं होता, और यहाँ पे प्रतिबंध होता है समय का। अब उदाहरण देखें कि किसी कंपनी को चलाने के लिए नए नियमों को बनाओ। कोई कंपनी आप खोलने जा रहे हो, ठीक है, आईसीजी एक कंपनी खोलने जा रही है, उस कंपनी के उन्होंने रूल एंड रेगुलेशन तैयार कर लिए। तो जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए वो फंडामेंटल रिसर्च के अंतर्गत आएंगे कि जी अब इस कंपनी के ये रूल एंड रेगुलेशन हैं, परंतु उसी कंपनी में जो एम्प्लॉइज हैं उनको जो आने वाली समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करना अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत आएगा कि वो अप्लाई नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, क्या समस्या आ रही है, तो वो आप उनका समाधान करोगे। ठीक है, तो जिस विधि से करो या जो भी नियम चेंज करो या कुछ आप ये देखो कि क्या बदलाव किया जाए, क्या जिससे एम्प्लॉयज की समस्या दूर हो सके।
तो ये जो स्टडी होगी वो अप्लाइड स्टडी या अप्लाइड रिसर्च होगी, और जो नए नियम या नए कुछ ज्ञान आदि बना देना वो जो है एक प्रकार से फंडामेंटल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च, इन दोनों के बीच की कंपैरेटिव स्टडी यदि की जाए तो देखें कि इनके अंतर क्या है। तो यहाँ अंतर दिखाई देता है कि जो फंडामेंटल स्टडी है वो एडिंग टू नॉलेज, ज्ञान में वृद्धि के लिए की जा रही है। इसमें ज्ञान में वृद्धि, उसकी नॉलेज का स्तर बढ़े। क्यों ज्ञान की वृद्धि करना चाहता है वो? क्योंकि उसकी इच्छा है, जिज्ञासा है उसे करने की। ठीक है, वहीं पर ये जो अप्लाइड है वो सॉल्यूशन टू एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, जो किसी समस्या जो आ रखी है उसका समाधान करना है, उस लिए ये वाली रिसर्च करनी होगी। ठीक है, अब जो इसमें आता है कि डिस्कवरी और इन्वेंशन, इसमें खोज या आविष्कार होते हैं ज्यादातर, बिल्कुल नई चीज जो कि किसी को पता ही नहीं था। हम लोग मॉडिफिकेशन करने का काम करते हैं ज्यादातर, इन्वेंशन का काम नहीं करते। कुछ नियम आया हुआ है, थ्योरी आई हुई है, उसमें कुछ जोड़ दिया या उससे कुछ काट दिया या उसी जैसा कुछ ला दिया, बस ये होता है। लेकिन जो चीज आई ही नहीं है या वो चीज लेके आना, वो कहीं ना कहीं डिस्कवरी कहा जाएगा, खोज कहा जाएगा उसे, या आविष्कार कहा जाएगा। तो खोज और अनुसंधान में आप अंतर समझ पा रहे हैं क्या? रिसर्च और डिस्कवरी में अंतर है कि सेम है दोनों चीज? आप लोग बताइए। अंतर है सर। अलग है सर। अंतर है। क्या क्या है बताइए, कोई एक लोग डिफाइन करिए। खोज में तो सर नया खोजते हैं, और रिसर्च में नया नहीं खोजते, सिर्फ अपना मतलब जो भी अपनी जिज्ञासाएं हैं उनको शांत करने के लिए कुछ नया। हाँ, कुल मिलाकर के जो खोज है या डिस्कवरी है उसमें कोई ऐसी नई चीज आ गई जो किसी को नहीं पता, और अन्य लोगों को लगभग है कि ज्यादातर जो हमारी पृथ्वी है जिस पे लोग रहते हैं उन लोगों को तो पता नहीं है ऐसा कुछ, और जिस नियम के बारे में पहले किसी को पता है उसी के बारे में और कुछ हम थोड़ी रिसर्च करें, उसी के बारे में और खोजने की कोशिश करें। जैसे कि कोई कुआं है, उसमें खुदाई, देखिए कोई नया कुआं खोद दे और कुछ खोज कर दे कि ये तो तेल का कुआं है, तो ये तो हुआ फंडामेंटल के अंतर्गत कि कुछ पता ही नहीं था कहीं कि कुछ है भी कहीं है। अब वहीं पे कोई एक व्यक्ति दूसरा आए कि जी इसी में मैं तेल के नीचे भी खोदना चाहूंगा, तेल निकलवाऊंगा और फिर उसके नीचे और गहराई में जाके देखूंगा कि वहां देखा कि कोई दूसरा धातु निकल आया या दूसरा कोई तत्व निकल के आ गया। तो ये जो है रिसर्च के अंतर्गत या मॉडिफिकेशन इसमें कर दिया जाएगा। या फिर ये कहें कि उन्होंने निर्धारित कर दिया कि जो तेल का जो लेवल है वो 100 फीट तक है, आप फिर उसे रिसर्च करो, नहीं जी 100 फीट नहीं, ये तो केवल 90 फीट है या फिर ये 150 फीट है, इस तरीके से कुछ मॉडिफाई करो। ठीक है, तो खोज या आविष्कार, और इसमें इनोवेशन और एप्लीकेशन, उनका उपयोग प्रयुक्त होते हैं। इसमें क्या होता है, ये मोस्टली एकेडमिक होती है, ये मुख्यतः शैक्षणिक होती है, और ये ज्यादातर ये वाली रिसर्च, क्वेश्चन आया था कहाँ की जाती है, लैब में। ठीक है, ये वाली फंडामेंटल रिसर्च लैब में घटित होती है, किसी कार्यशाला में या किसी जो लैब है प्रयोगशाला में घटित होने वाली रिसर्च है। और जो ये क्या है, प्रैक्टिकल यूज इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, ये वास्तविक स्थितियों में लागू होती है, और जो प्रैक्टिकल यूज में जो प्रॉब्लम्स आ रही है जो सामने, उनको सॉल्व करने के लिए की जाती है। ठीक है, अब ये एक्सटेंसिव इन नेचर, ये प्रकृति के रूप में, या इसकी जो प्रकृति है वो विस्तृत होती है, बड़ी, यानी इसमें लंबा समय भी लगता है
और ये कुछ नई ही खोज निकल के आती है, और इसकी जो प्रकृति होती है वो गहन होती है, छोटी होती है, और उसमें तीव्रता से, गहनता से अध्ययन किया जाता है, क्योंकि हमें, हमारा लक्ष्य सामने है कि हमें ये प्रूफ करना है। इसमें प्रूफ या अनप्रूफ की कोई बात ही नहीं है, वो तो बस चल रही है, न्यूट्रल रूप से गाड़ी चल रही है, कहाँ पहुंच जाएगी कोई दिक्कत नहीं, वो देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है ये रिसर्च के फंडामेंटल और इसके अप्लाइड के टाइप ऑफ डिफरेंस को देख चुके हैं। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो मैं आंसर करना, क्वेश्चन करना चाहूँगा, आप लोग टाइप करिए कितने हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आप लोग टाइप करिए नेम। हाँ, नाम टाइप करिए संख्या के साथ साथ। सोनिया जी और भी करिए टाइप। आयुषी जी वेरी गुड। बाकी लोग भी करिए। आयुषी जी एक बार सभी को बता दीजिए माइक खोल के। Descriptive research, correlation research, explanatory research, exploratory research, and experimental research. ठीक है, तो अब जो ये रिसर्च है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, तो मुख्य रूप से देखें तो अनुसंधान के विभिन्न उद्देश्य हो सकते हैं। ये उद्देश्य के आधार पे है, तो किसी भी रिसर्च का ऐसा तो है नहीं कि एक ही उद्देश्य हो, बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे किसी घटना का वर्णन करना है किसी को, तो ये भी एक उद्देश्य है कि मेरा उद्देश्य है जी, मैं कोई घटना घटित हो रही है जहाँ तक जितनी घटना घटित होती हैं मुझे उनका वर्णन करना होता है, कहाँ क्या घटना हुई, घटित हुई, कैसे हुई, वहाँ उसका परिणाम क्या रहा, ये जो है मुझे वर्णन करना है। दूसरा, घटना के पीछे कारण क्या था उसको जानना, ये भी एक उद्देश्य हो सकता है। उसके साथ साथ फिर कारकों के परस्पर संबंधों को जानना कि जो कारक थे उनमें क्या रिलेशन था, वो क्यों आपस में कैसे इंटरकनेक्ट थे, वो चीज आदि जानना भी एक उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी घटना को, जैसे व्हाट क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हाउ मच कितना, ये जानने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसे कौन सी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। ये रिसर्च कौन सी होती है जिसमें हम क्या कब कहाँ कैसे कितना आदि जानने के लिए जो रिसर्च करते हैं या जो अनुसंधान करते हैं उसे वर्णनात्मक अनुसंधान कहते हैं। ठीक, और सुनिए वर्णनात्मक के बारे में। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च अर्थात वर्णनात्मक अनुसंधान, इस प्रकार का अनुसंधान जो होता है स्थिति का वर्णन, जैसा कि नाम है वर्णनात्मक, किसी भी स्थिति, सिचुएशन, जो सामने परिस्थिति जो आई हुई है या पीछे आई थी कहीं पे, उसका वर्णन करता है। यह क्या है, यह क्या था, जैसे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है, वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है। और ये जो रिसर्च है वो रिपोर्टिंग करने जैसा हो है। जैसे रिपोर्टर्स होते हैं ना मीडिया के, वो सब क्या करते हैं, आज सुबह 5 बजे खबर मिली कि ये हुआ या ये ऐसे ऐसे वहाँ पे आग लगने से इतने लोगों की मृत्यु हो गई, ये हो गई, और आग का कारण था कि शॉर्ट सर्किट पाया गया। तो वो सब क्या करते हैं, रिपोर्टिंग सी करते हैं ना, वर्णन करते हैं ना किसी घटना का कहीं जो घटित हुई है। तो इसी तरीके से ये जो रिसर्च है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च रिपोर्ट करने जैसा है। इसमें मुख्यतः सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सर्वे जो किया जाता है, कहाँ कहाँ कितने कितने लोग क्या कर रहे हैं, तब सर्वे करके लाके फिर उनका वो वर्णन करते हैं। तो सर्वे पद्धति का प्रयोग वहाँ किया जाता है, जगह जगह से डेटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के शोध में शोधकर्ता का चरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। क्वेश्चन आया हुआ है,
यानी जो चर होते हैं, स्वतंत्र चर और परितंत्र चर। स्वतंत्र चर जो वो है जिसका प्रभाव हम किसी दूसरे चर, परितंत्र चर पे देखने वाले हैं। ठीक है, सर थोड़ा इंग्लिश में भी प्लीज बताइएगा। स्वतंत्र चर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो इस प्रकार के शोध में शोधकर्ता का चरों पर कोई कंट्रोल नहीं, देयर इज नो कंट्रोल ऑफ द रिसर्चर ऑन एनी वेरिएबल्स। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं उन चरों पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, यानी वो उसमें फेर बदल नहीं कर सकता। कंट्रोल क्यों नहीं होता? कंट्रोल होता है तो उसमें क्या कर सकता है, वो अपनी मर्जी के आधार पे कम बढ़ती कर सकता है, किसी को कुछ चेंज कर सकता है। यहाँ कोई भी चेंज नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन आया था किस टाइप की रिसर्च में मैनिपुलेशन या हेर फेर नहीं किया जा सकता, तो आपका आंसर क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। क्योंकि घटना पहले ही घट चुकी है, उसमें अब क्या आप फेर बदल करोगे? उसका वर्णन ही तो करना है। क्या आप स्वतंत्र चर का, डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या असर रहा, क्या इफेक्ट रहा, सिर्फ आप वो बता रहे हो, न कि उसके इफेक्ट को डाल रहे हो। वो तो पड़ चुका है, जो होना था हो चुका है, जो बादल फटना था फट गया है। अब क्या उसके बाद हुआ, क्या प्रभाव उसका आया बादल फटने के बाद का, बस उस परिस्थिति का वर्णन आपको करना है। तो उसमें ये क्वेश्चन यहाँ से आया था कि चरों में, वेरिएबल्स में मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। ठीक है, और यहाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि शोधकर्ता का, रिसर्चर का वेरिएबल्स पर कंट्रोल्स नहीं होता, नो कंट्रोल ऑन द वेरिएबल्स ऑफ द रिसर्चर। ठीक है, ये बिंदु जी सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से मैनिपुलेशन वाला, और ये आप याद रखिए। इसमें जांच परिस्थितियों या वातावरण में बदलाव किए बिना ही एकत्रित की जाती है। भाई जो परिस्थिति है उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ जांच कर रहे हो क्या कैसे रहा था, क्या क्या हुआ। क्या आप ये बदल सकते हो कि जो हो चुका है उसे बदल सकते हो? वो तो हो ही गया। अब जो हो गया सामने, जो पड़ा है, उसमें क्या बदलाव कर सकते हो? वो तो जैसा का तैसा है, वही बताना होगा ना, है नहीं? तो इस अनुसंधान में सर्वे एंड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ तथ्यों की खोज को सम्मिलित किया जाता है। सर्वे किया जाता है और उसके साथ एक्सप्लेनेशन, जो व्याख्याएं की जाती है, उसके साथ साथ जो तथ्य थे, क्या इनके कारण रहे, उनकी खोज की जाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत मुख्यतः 3 अनुसंधानों को मुख्यतः लिया गया है: ex post facto research, historical research and the analytical research. We will discuss on these research on the next lecture. So लास्ट रिसर्च से लेकर के अब तक हमने जो फंडामेंटल, अप्लाइड एंड द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को जो पढ़ा है, इससे जुड़ी आपकी कोई भी जिज्ञासा या कोई भी डाउट्स हैं आप रखिए। समय हो गया है, बाकी थोड़ी सी क्वेश्चनिंग और फिर नेक्स्ट कक्षा आपकी। अभी तक सारा समझ में आया आप लोगों को? जी सर, सारा क्लियर है। वेरी गुड, तो क्वेश्चनिंग करते हैं। आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चनिंग? तो मैसेज करिए सभी लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आप लोग टाइप करिए कि परिणाम के आधार पर रिसर्च के नेम पुनः टाइप करिए, एक बार कर चुके हो आप। वेरी गुड। निशा शुक्ला जी, माइक खोल के बताइए नेम इनके। सर फंडामेंटल रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। वेरी गुड, सभी टाइप करिए, सभी पार्टिसिपेट करें अच्छे से। अगला क्वेश्चन है
जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो किस बेसिस पे आधारित है, आउटकम, लॉजिक या फिर ऑब्जेक्टिव, किस टाइप के अंतर्गत आती है, ऑन द बेसिस ऑफ विच। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी टाइप करिए, योग की फिटनेस, ICG, बहुत अच्छे। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के आधार पे और कौन कौन सी रिसर्च आती हैं उसके बारे में पूनम मैम बताएंगी। पूनम मैम उनके नेम बता दीजिए एक बार। पूनम बचटनी मैम, सुन पा रही हैं आप मुझे? नूरा निशा मैम आप बताइए। जी सर इसमें पहले डिस्क्रिप्टिव रहते हैं और फिर कोरिलेशन, फिर एक्सप्लेनेटरी, फिर एक्सप्लोरेटरी, फिर एक्सपेरिमेंटल। और सर इसमें जो डिस्क्रिप्टिव है इसके भी 3 पार्ट हैं, मतलब एक्सपोस्ट फैक्टो, हिस्टोरिकल और एनालिटिकल। गुड, अच्छा, अगला अभी सर क्वेश्चन। बाहर गई थी मैं, इसलिए हाँ जी, जवाब पूनम मैम अब आपका आगे रहेगा। अभी दे सकती हूँ सर, आ गई हूँ मैं। हाँ जी, अभी बोल सकती हूँ सर, अभी अंदर आई हूँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन पूछूंगा, वो बता दिया निशा जी ने आपका। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी रिसर्च है जो जिज्ञासा और इच्छा की शांति के लिए की जाती है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है इसी में से, ऐसी कौन सी रिसर्च है जिसमें कुछ मूलभूत नियम अथवा सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है, कुछ या तो नए मूलभूत नियम बन जाते हैं या सिद्धांतों का प्रतिपादन हो जाता है, वो कौन सी रिसर्च है? निशा शुक्ला जी माइक खोल के बताइए। और सर अप्लाइड रिसर्च, इसमें जो है वो फंडामेंटल के उस पे तो रहता है, बट जैसे इसमें व्यवहार के आधार पर या सिचुएशन को देखते हुए सॉल्यूशन के तौर पर नए बन जाते हैं नियम। एक्चुअली आप क्वेश्चन नहीं समझे, मेरा क्वेश्चन था कि वो रिसर्च बताइए जिसका उद्देश्य जो है मूलभूत नियम अर्थात सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है, ठीक है, कुछ नए नियमों को बनाना होता है, वो कौन सी रिसर्च? तो सर अप्लाइड रिसर्च वो तो फॉलो की जाती है, वो जो है ना अप्लाई किया जाता है, अप्लाइड वाले को, फंडामेंटल वाले को उसमें अप्लाई किया जाता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। ये देखिए राधिका जी क्या पॉजिटिविज्म रिसर्च बता रही है। यहाँ उसकी बात चल रही है, ठीक है। बाकी टाइप करिए अगला क्वेश्चन कि फंडामेंटल रिसर्च के और क्या क्या नेम हैं, उन्हें और किन किन नामों से पुकारा जाता है, आप उनके नेम्स टाइप करिए। वेरी गुड। और मनीषा मोना जी बताएंगे आप माइक खोल के, और क्या क्या नाम है इसके? यस सर। मेरा क्वेश्चन है कि फंडामेंटल रिसर्च को और किस नाम से पुकारा जाता है? अप्लाइड रिसर्च भी कहते हैं सर, फंडामेंटल। फंडामेंटल को अप्लाइड भी बोलते हैं? नो सर, सॉरी, बेसिक और प्योर, सॉरी। बेसिक और प्योर, चलिए वेरी गुड। तो जो न्यूटन और आइंस्टीन आदि के जो नियम हैं, ये किस रिसर्च के एग्जाम्पल हैं? ये बेसिक में आते हैं सर। इसको हम हैं? जैसे E=mc² हम आइंस्टीन का थ्योरी है, इस थ्योरी को जब हम कहीं पे अप्लाई करते हैं तो वो मतलब अप्लाइड रिसर्च में आता है। ऐसे इसको बेसिक, प्योर या हाँ बेसिक कहिए या फंडामेंटल कहिए, ठीक है, बात वही है। तो प्रिमला मिशेल जी, चलिए कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए। हाँ, उस रिसर्च का नाम बताइए
जिसका लक्ष्य किसी चीज को प्रूफ या अनप्रूफ करना नहीं होता, वो कौन सी रिसर्च है? प्रिमला मिशेल उसका नाम बताएंगी माइक खोलकर। सर फंडामेंटल रिसर्च। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, आप बताइए, टाइप करिए कि किस रिसर्च में टाइम लिमिट नहीं होती, नो टाइम लिमिट। पूजा गौर जी माइक खोल के बताइए। पूजा गौर। शिखा बारस्कर। जी सर। सर फंडामेंटल, इसमें टाइम निर्धारित नहीं रहता है। क्यों नहीं होता? क्यों? क्यों का कारण बताइए, आप लोग भी टाइप करिए, बाकी मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ क्यों समय लिमिट नहीं होती, टाइम लिमिट इसमें क्यों नहीं है? दायरा बड़ा होता तो चीज अलग है। शिवानी त्यागी जी आप बताइए। सर इसमें एक रीजन होता है कि सिर्फ नॉलेज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, आयुषी सिंह ने भी बता दिया और बाकी अब सब लोग टाइप कर रहे हैं। इसका लक्ष्य, ये किसी लक्ष्य को लेके नहीं की जाती कि सामने कोई ऐसा टारगेट रख लिया है, उसको प्रूफ या अनप्रूफ करना है या उसका वर्णन करना है, उसकी खोज करनी है, कुछ नहीं। वो बस ऐसे ही कर रहा है रिसर्चर, अपनी इच्छा और जिज्ञासा को दूर करने के लिए या फिर ज्ञान की वृद्धि के लिए, बस। इसलिए इसमें कोई समय की सीमा नहीं है, तो ये कब तक उसकी ज्ञान की वृद्धि पूरी हो जाए या कब उसकी जिज्ञासा पूरी हो, ऐसा कोई टाइम निर्धारित नहीं है। इसीलिए इट हैज नो टाइम लिमिट। कौन सी रिसर्च? फंडामेंटल रिसर्च हैज नो टाइम लिमिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी कौन सी रिसर्च है कि जो फंडामेंटल रिसर्च के सिद्धांतों को फॉलो करने के लिए, उन्हें अप्लाई करने के लिए प्रयोग की जाती है? बहुत बढ़िया। Name of the research which purpose is the to finding a solution for an immediate problem। जो कोई इमीडिएट प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कौन सी रिसर्च की जाती है? वेरी गुड। अभी विशाल सिंह माइक खोल के बताइए आप। अगला क्वेश्चन, चलिए समय ज्यादा हो रहा है, मैं जल्दी क्वेश्चन करता हूँ। जो अप्लाइड रिसर्च है वो मुख्यतः किन क्षेत्रों में की जाती है? उन क्षेत्रों के नाम बताइए। एरियाज। सर्वे तो उसका एक तरीका है कि वो, देखिए आयुषी सिंह ने टाइप किया, बड़ा अच्छा, और मनीषा जी ने भी किया, बाकी सब कर रहे हैं। आयुषी मैम माइक खोल के बताइए सभी कि किस एरिया में इसको ज्यादातर किया जाता है। Social science, arts, and humanities. ह्यूमैनिटीज, ठीक है, गुड। अब डिस्कवरी एंड इन्वेंशन किस रिसर्च में होता है, बताइए। वेरी गुड। योगा विद रजनी जी नाम बताइए। मुख्यतः एकेडमिक या शैक्षणिक कौन सी रिसर्च को कहा जाता है?
तृप्ति भास्कर जी। फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च। वेरी गुड। अब जो लैब है, प्रयोगशाला में कौन सी रिसर्च की जाती है? सोनिया साहा जी, माइक खोल के बताइए। जी सर, फंडामेंटल। गलती से मैंने अप्लाइड बोल दिया। अब जो इंटेंसिव इन नेचर कौन सी रिसर्च होती है जो कि गहन अध्ययन जिसमें किया जाता है? वेरी गुड। वो कौन सी रिसर्च है जो किसी घटना का वर्णन करने के लिए एवं उस घटना के पीछे के कारणों को बताने के लिए या उन कारणों का परस्पर क्या संबंध था, इस चीज को बताने के लिए की जाती है? उसका नाम क्या है? राधिका मैम। सर वर्णनात्मक, हिंदी में बताया सर, डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक। जल्दी ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है सर मुझसे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा। वह कौन सी रिसर्च है जो रिपोर्टिंग करने जैसी लगती है, क्योंकि रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं? सुब्रा पटेल जी बताएंगे। वर्णनात्मक सर। वेरी गुड। और जो सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किस रिसर्च में किया जाता है? विजय जोशी जी, माइक खोल के बताइए। सर फिर से बता दीजिए क्वेश्चन। सर्वेक्षण पद्धति, सर्वे किया जाता है जिसमें, वो किस रिसर्च में किया जाता है? शायद डिस्क्रिप्टिव होगी सर। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, किस रिसर्च में रिसर्चर का चरों पर नियंत्रण नहीं होता? कौन सी रिसर्च में? सागर नवरंग जी बताएंगे। रंभा कुमारी मैम बताइए आप। सॉरी सर, मैं थोड़ा बाहर में हूँ सर। अगला क्वेश्चन है, चलिए ठीक है, बाकी सबने टाइप कर दिया है। कौन सी रिसर्च है जिसकी वेरिएबल्स में मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता, कोई भी हेर फेर नहीं किया जा सकता? और समय हम नीरज जी का ज़्यादा ले रहे हैं और इसका आंसर करेंगे पांडे जी, भवन पांडे जी, करिए। वर्णनात्मक। वेरी, चलिए धन्यवाद सभी का, आप लोग बने रहिए अगली कक्षा के लिए। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर एक पूछना था, कोरोना का जो वैक्सीन हमने ढूंढा तो वो अप्लाइड रिसर्च